हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट झारखंड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे मैथमेटिक्स यानी कि गणित की। झारखंड में जितने भी जेएसएससी के एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम में गणित पूछे ही जाते हैं। ये अलग बात है कि गणित की जो संख्या है वो थोड़ी रहती है, वो कम पूछे जाते हैं। लेकिन कम पूछने का मतलब ये नहीं है कि हम गणित को छोड़ दें। गणित अगर 10 प्रश्न पूछता है तो हमको 10 में से 10 करके आना है। ये हमारे स्कोर को और बढ़ाएगा और हमारे सिलेक्शन को और पक्का करता है। तो हम लोग आज गणित की शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में जानेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, नंबर सिस्टम को बांटा कैसा गया है, यानी किसके क्लासिफिकेशन को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट डिजिट्स यानी कि इकाई अंक, इस पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, हम उन सभी को देखेंगे और हल करेंगे। फिर हम जानेंगे फैक्टर्स के बारे में, गुणनखंड। कोई एक संख्या है उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, कितने गुणनखंड सम संख्या होते हैं, कितने विषम संख्या होते हैं, उनका योग क्या होता है। ऐसे तरह तरह के सवाल हैं जो फैक्टर से पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में जो सवाल पूछता है वो होता है शून्य पर आधारित यानी कि जीरो पर। कोई एक संख्या दे देता है और पूछता है कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, या फिर दो गुणनखंडों के बीच में कितने शून्य होंगे। इस तरह के सवाल हम उनको सॉल्व करेंगे। फिर हम लास्ट में देखेंगे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी पर बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हम सॉल्व करेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल पर जो आधारित प्रश्न रहते हैं। और इसी के आधार पर ज़्यादातर सवाल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। इसको किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है पहले ये जानते हैं। ये एक बार समझ लेंगे तो हमको सवाल बनाने में बहुत आसानी होगी। तो दुनिया की कोई भी संख्या है उसको दो भागों में बांटा गया है। संख्या दो ही तरह के हो सकते हैं, एक तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। तो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। काल्पनिक संख्या पर प्रश्न रहता नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको अभी छोड़ देंगे। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है जिसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। यानी जब हम नंबर लाइन खींचते हैं तो यहाँ पे हमारा बीच में जीरो रहता है और इस साइड में हमारा पॉजिटिव संख्या रहता है, इस साइड में हमारा नेगेटिव संख्या रहता है। ये तो हम जानते हैं। हम जिस किसी संख्या को इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन, फिर ऐसा करके चलते चलते इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत एक से होती है, लेकिन ये संख्या अभी भी अपूर्ण है, अधूरा है। इसमें जब हम जीरो लगा देते हैं यानी संख्याओं का वो समूह जो जीरो से शुरू होता है और फिर 1, 2, 3 ऐसा करते करते इन्फिनिटी तक जाता है। तो जब प्राकृतिक संख्या में जीरो लग जाता है तो ये संख्या पूर्ण हो जाता है। ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर कहते हैं। अब आते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। कोई भी अंक जो पूर्ण हो यानी जो दशमलव में नहीं हो उसे पूर्णांक कहते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो भी एक पूर्णांक है। तो अगर हम जैसे कह दें कि -3 क्या ये पूर्णांक है? तो जी हाँ, -3 एक पूर्णांक है। क्या -100 ये एक पूर्णांक है? बिल्कुल पूर्णांक है। 100 एक पूर्ण संख्या है और इसमें नेगेटिव लगा है इसलिए ऋणात्मक पूर्णांक होगा। उसी तरह हम अगर बात कर लें 7 क्या ये पूर्णांक है? ये भी एक पूर्णांक है। यानी अगर दे दे 7.12 क्या ये पूर्णांक है? तो ये पूर्णांक नहीं होगा। उसी तरह से जीरो भी एक पूर्णांक है। तो यह हो जाता है पूर्णांक। पूर्णांक के बाद हम जानते हैं कि ऑड नंबर, इवन नंबर यानी विषम संख्या और सम संख्या क्या होती है। तो वैसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक संख्या है, दो से भाग नहीं जाएगी। 3 एक संख्या है, दो से भाग नहीं जाएगा। 5 एक संख्या है, दो से भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी सारी संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसी के उलट वैसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो ये शुरुआत होगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 ऐसा करके ये आगे बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा विषम संख्या और ये हो गया हमारा सम संख्या। तो हमने विषम और सम को भी जान लिया है। अब आगे देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है यानी कि अभाज्य संख्या। वैसी संख्याएं जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। और वे दो गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? पहला गुणनखंड जो होता है वो संख्या 1 होता है और दूसरा गुणनखंड वो संख्या खुद होता है। यानी एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड हों, एक तो 1 है और दूसरा वो संख्या खुद है, और इन दोनों के अलावा जिसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, वैसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर अथवा अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 3, तो हम 3 को किससे किससे भाग दे सकते हैं? एक तो 1 से भाग जाएगा, एक 3 से भाग जाएगा। तो 3 हमारा प्राइम नंबर हो गया। एक संख्या लेते हैं 7, तो 7 किससे किससे भाग जाएगा? 7 1 से भाग जाएगा और 7 खुद 7 से भाग जाएगा, और किसी संख्या से 7 भाग जाएगा नहीं, तो 7 भी एक प्राइम नंबर है। 11 किससे किससे भाग जाएगा? 1 से भाग जाएगा, 11 से भाग जाएगा, और किसी से भाग जाएगा नहीं, तो 11 एक प्राइम नंबर है। तो वैसी संख्याएं जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर के बाद हम देखेंगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ये क्या वाला है?
सहअभाज्य संख्या वैसी संख्याएं हैं जिन दोनों का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या कहिए तो जिन दोनों का गुणनखंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक है। जैसे अगर हम एक संख्या लेते हैं 2 और एक 3, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन एक तो है दोनों के बीच में कॉमन, तो ये दोनों आपस में को प्राइम यानी कि सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 9 और 16। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी गुणनखंड है क्या? कोई ऐसी संख्या है जो 9 को भी भाग देती है और 16 को भी भाग देती है? ऐसी कोई संख्या नहीं है। जबकि 9 प्राइम संख्या भी नहीं है और 16 भी प्राइम संख्या नहीं है, लेकिन क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, इसीलिए ये दोनों भी आपस में सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है उनको सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, हम इनको रेशनल नंबर कहते हैं। बस शर्त इतना है कि जो हर है यानी q, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा फिर तो ये संख्या ही परिभाषित नहीं हो पाएगी। तो वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में हम दर्शा सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें 16/3, 16/3 हम इसको p/q के रूप में दर्शा सकते हैं 16/3 को, तो 16/3 हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखते हैं इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो जिस तरह परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम दर्शा सकते हैं, अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता है, यानी ये p/q के रूप में हम इसको नहीं दर्शा सकते हैं। वैसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें कि √2, तो √2 का जब हम मान निकालेंगे तो ये 1 दशमलव समथिंग निकलता है और ये ख़त्म नहीं होता है, ये चलता ही रहता है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कहीं भी कट के ख़त्म नहीं हो जाता है और प्लस एक खास पैटर्न में रिपीट भी नहीं होता है। जैसे अगर कहीं पर मान लीजिए 3.6666 एक खास पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो अपरिमेय संख्या के लिए कंडीशन है कि ये नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए, और साथ ही नॉन टर्मिनेटिंग, और ये खत्म भी नहीं होना चाहिए कट के, ये लगातार चलता रहेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया √2 का, अगला उदाहरण है √3 का, फिर अगला उदाहरण है √7 का, फिर अगला उदाहरण है पाई का, जिसका मान हम लोग ऐसे तो कह देते हैं 3.14 या फिर कह देते हैं 22/7, लेकिन जब 22 में 7 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, 3.14 डॉट 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 चलता ही रहेगा। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। एक फाइनली हमारा बच जाता है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो जो संख्या अभाज्य नहीं है वो संख्या भाज्य होगी। उदाहरण के तौर पर हम अगर ले लें 4, तो प्राइम नंबर में हमारे 2 गुणनखंड होते थे, तो अभाज्य संख्या में हमारे 2 से ज़्यादा यानी कि 3 गुणनखंड होंगे, 4 भी हो सकता है। तो अगर 4 को देखें तो कौन कौन सी संख्या इसको विभाजित करती है? 4 एक तो 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, फिर 4 से विभाजित हो जाएगा, तो ये 3 संख्याओं से विभाजित हो गया, यानी इसके गुणनखंड 3 हुए। तो जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं वैसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं, मानते हैं 12, 12 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा और 12 से भाग जाएगा। तो इतनी सारी संख्या है जो 12 को विभाजित कर सकती है। तो कंडीशन क्या है? 2 से ज़्यादा। यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है जो 12 को पूर्णतः विभाजित करती है, तो 12 हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो ये था संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं को इस तरह से बांटा गया है। ये जानने के बाद अब हम अगले पड़ाव पर चलेंगे और देखेंगे किस तरह का प्रश्न इस पर पूछा जाता रहा है। हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इससे यह सवाल देखते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, हम सबसे पहले ये जानते हैं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी है 999। लेकिन अभाज्य के लिए कंडीशन होना जरूरी है कि इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए। यहाँ पे 999 है, तो ये तो 3 से भी कट जाएगा, ये 9 से भी कट जाएगा, ये 111 से भी कट जाएगा, तो ये हमारा अभाज्य नहीं हो सकता। अब इससे छोटी संख्या की तरफ जाते हैं तो देखते हैं 998 आ जाता है। तो जब 998 है तो ये एक सम संख्या है, और जब ये सब संख्या है तो फिर ये बहुत सारी संख्या से कट जाएगा। इसको जब हम 2 से भाग देंगे तो ये कटता चला जाएगा, तो ये भी हमारा अभाज्य नहीं हो सकता। इससे छोटा हम जाएंगे तो हमारा संख्या मिलेगा 997। तो 997 यानी 997 एक ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे और ये किसी से विभाजित नहीं होगा। एक तो ये सिर्फ 1 से विभाजित होगा और दूसरा ये स्वयं खुद से यानी कि 997 से विभाजित होगा, और कोई तीसरी संख्या इसको नहीं काट सकती है। तो जब इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा और ये 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 997। तो आपको चेक यही करना है कि ये कितनी संख्याओं से विभाजित होती है। अगर इसके सिर्फ 2 गुणनखंड, एक तो 1 है और दूसरा वो खुद से कटे, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 997। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है, यानी 0 से 50 के बीच जो अभाज्य संख्या है उसकी संख्या दिया हुआ है m,
और 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या n है, और 50 से लेकर के 100 के बीच जितनी सारी अभाज्य संख्या है उसकी संख्या दिया हुआ है n। तो m माइनस n किसके बराबर होगा? तो हमसे पूछ रहा है कि m माइनस n बराबर कितना होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको जानना पड़ेगा। अगर हम बात करें 1 से लेकर 50 के बीच में कितनी ऐसी अभाज्य संख्या होती है, तो इसकी संख्या होती है कुल 15। 1 से लेकर 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या है 15। वहीं 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारी है 25। ये हमको दिया है 0 से 50 के बीच में m, यानी m का मान दिया हुआ है 15, और 50 से 100 के बीच में दिया है n। 1 से लेकर 100 के बीच में होता है 25, और 1 से लेकर 50 के बीच में होता है 15, यानी 50 से लेकर 100 के बीच में हमारा हो जाएगा 25 माइनस 15 बराबर 10। 10 ऐसी संख्या होगी जो 50 से लेकर 100 के बीच में होगी और वो अभाज्य संख्या होगी। तो इसका मान दिया हुआ है n के। हमसे पूछ रहा है m माइनस n। m का मान है 15, n का मान है 10। 15 में 10 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 5। यही उसका उत्तर होगा। 1 से लेकर 50 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है और 1 से लेकर 100 के बीच में जितनी अभाज्य संख्या है, तो हम अगर इसमें इसको माइनस कर देंगे तो हमारे 50 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्या मिल जाएगा, और फिर हम m माइनस n का मान आसानी से निकाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ हम लोगों ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा है? मैंने बताया था सअभाज्य संख्या वैसी संख्या होगी जिसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी उनका HCF 1 होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं 455 और 49 को। सबसे पहले पहला ऑप्शन को देखते हैं। तो जब 7 से काटेंगे, 7 6 42, 7 5 35, ये 65 बार में कटेगा, और ये फिर 7 7 49, 7 बार में कट जाएगा। तो ये किससे किससे कट गया? ये 7 से तो कट गया, और मैंने क्या कहा था, ये किसी से नहीं कटना चाहिए सिवाय 1 के। इसका HCF 1 होना चाहिए, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जब 11 से काटेंगे 363 को, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 1 कट जाएगा, और 77 11 से 7 बार में कट जाएगा। तो ये भी 11 से कट जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। ये किसी से नहीं कटना चाहिए दोनों, इसका सिर्फ एक गुणनखंड होना चाहिए, वो होना चाहिए 1। ये तो 7 से कट गया इसलिए नहीं हो सकता, ये भी 11 से कट गया इसलिए ये भी नहीं हो सकता। आते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, 52 और 24। तो ये 2 से कट जाएगा 26 बार में, ये कट जाएगा 12 बार में, ये आगे फिर 2 से कट जाएगा। लेकिन जब ये 2 से कट गया, यानी कि इसके बीच का HCF 1 नहीं है, 2 भी आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता सअभाज्य। अब आते हैं अपना ऑप्शन 81 और 16 की तरफ। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 81 को और 16 को दोनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या ही नहीं है। अगर हम 2 की बात करें तो 16 तो कट जाता है लेकिन 81 नहीं कटता है। अगर हम 9 की बात करें तो 9 9 में 81 तो कट जाता है लेकिन 16 नहीं कटता है। अगर हम 4 की बात करें तो 16 तो कट जाता है, 81 नहीं कटता। यानी कोई ऐसा संख्या ही नहीं है जो इन दोनों को काट सके। तो इन दोनों का HCF हमारा निकल गया 1, और जब HCF 1 दोनों के बीच का आ गया तो यही हमारा सअभाज्य संख्या हो जाएगा, यही उसका उत्तर हो जाएगा 81 और 16। तो इस तरह से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। संख्याओं के वर्गीकरण के बाद जो हमारा अगला पड़ाव है वो है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक। देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको किस अप्रोच के साथ हमको सॉल्व करना है। तो देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन दिया है 127 गुना 137 गुना 413 गुना 291 गुना 342 गुना 533 गुना 342 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जब हम इन सबों को गुना करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा। तो हमसे इकाई पूछ रहा है, तुम सारी संख्या को भी भूल जाएंगे, सिर्फ इकाई को देखेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे इसको भूल जाएंगे, यहाँ पे ये 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 और यहाँ पे ये। हमारा सिर्फ इकाई अंक 7 और 7 को जब गुना करेंगे तो 7 7 49 का 9 लिखेंगे। बाकी 4 से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ इकाई अंक पे। जिस तरह अर्जुन की आंख सिर्फ मछली पर थी तो हमको भी सिर्फ इकाई अंक को देखना है, हमको दाएं बाएं विचलित होना ही नहीं है। उसी तरह 3 और 1 को जब गुना करेंगे तो ये गुणनफल 3 एकम 3 होता है, हम इकाई का अंक को देखेंगे, ये गुना हो जाएगा। द्वितीया 6 होता है तो हम 6 को देखेंगे, और फिर यहाँ पे 2 है, इकाई अंक में 2 है, तो फिर हम 9 तिया 27 का 7 लिखेंगे। बाकी से हमको मतलब नहीं है, हम सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे। 6 दूनी 12 का 2 है तो हम 2 लिखेंगे, और फिर जब 7 दूनी 14 का 4 होगा हमारा इकाई अंक में, यही उसका उत्तर हो जाएगा। इसके इधर क्या संख्या आएगी हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको देखना है सिर्फ इकाई अंक को, तो 4 इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 7 49, 9 आ गया, 9 तिया 27, 7 आ गया, 7 एकम 7, 7 आ गया, 7 दूनी 14, 4 आ गया, 4 तिया 12, 2 आ गया, और 2 दूनी 4। फाइनली हमारा जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 4, तो ये इसका उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं,
फाइंड द यूनिट डिजिट्स इन, इसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। दिया हुआ है 263 पर पावर 149 प्लस 263 पर पावर 150 प्लस 263 पर पावर 151। तो पावर जब भी बड़ी संख्या में दिया रहे तो हम इसको क्या करते हैं, 4 से भाग दे देंगे। हम पावर में 4 से भाग देंगे, तो इसमें भी 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे और इस पावर में भी 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग देने के लिए हमको पूरी संख्या में 4 से भाग नहीं देना है, हम अंतिम दो संख्या में 4 से भाग देके उसका शेषफल निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या के अंतिम दो संख्या अगर 4 से पूर्णतः कट जाती है तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो हम पूरा लंबा चौड़ा नहीं देखेंगे, हमको मतलब है सिर्फ अंतिम दो संख्या से। यहाँ पे 49 है, तो जब 4 में 49 से भाग देंगे तो 12 चौके 48, एक हमारा शेष बच जाएगा। और यहाँ हमको मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से, तो ये बच गया 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट है। और यहाँ पे जब 49 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 1, यानी 3 की पावर ये 1 हो गया। प्लस यहाँ भी हमको इससे मतलब नहीं है, हमको 3 से मतलब है तो रहने देंगे। और 4 से जब भाग देंगे 50 में, सिर्फ अंतिम दो संख्या में, तो 48 कट जाता है 12 बार में, 3 की पावर ये 2 बच जाएगा। प्लस यहाँ भी इस 3 से मतलब है तो 3 लिखेंगे। और जब 51 में भाग देंगे 4 से तो हमारा शेषफल बचेगा 3। 3 की पावर 1 का मान 3 होता है, 3 की पावर 2 का मान 9 होता है, और 3 की पावर 3 का मान 27 होता है। तो हमको मतलब है 7 से, क्योंकि हम इकाई अंक चेक कर रहे हैं। तो फिर जब इनको जोड़ेंगे हम 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 का 9, इकाई अंक हमारा आता है 9, तो यही उसका उत्तर होगा। तो इसके इकाई अंक में जो संख्या आएगी वो होगा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57,242 पर पावर में है 9 गुना 7 गुना 5 गुना 3 गुना 1 के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा। यानी इतना पर जो पावर है सबको हम गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। एक तरीका तो है कि हम इन सबको गुना करें पावर को आपस में, और फिर उसको 4 से भाग दे दें, और फिर जो बचेगा हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन उससे भी थोड़ा स्मार्ट तरीका ढूंढते हैं, हम सबको अलग अलग 4 से भाग देते हैं। 9 में 4 से भाग दे देंगे, 7 में 4 से भाग दे देंगे, 5 में 4 से भाग दे देंगे, 3 में 4 से भाग दे देंगे, 1 में 4 से भाग दे देंगे। और इकाई अंक पूछा है तो हमको मतलब है सिर्फ इस 2 से, तो हम लिखेंगे 2। 9 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, हमारा शेषफल बचेगा 1, यानी 2 की पावर 1 गुना। तो जब 7 में 4 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचता है, एक तो 4 एकम 4, शेषफल 3 बचेगा। दूसरा 4 दूनी 8, -1 भी हमारा शेषफल बचेगा, तो हो जाएगा -1। उसी तरह 5 में 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 1। उसी तरह 4 में 3 से जब भाग देंगे तो हमारा शेषफल बचेगा -1। और जब 4 में 1 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1। तो 1 जब -1 से गुना होगा तो -1, और 1 फिर -1 से गुना होगा तो -1, और -1 मिलके 1 बच जाएगा, और फिर 1 से गुना होगा तो 1 बच जाएगा। यानी फाइनली जो हमारा बच जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 का मान यूनिट डिजिट में हमारा 2 ही होता है। तो इसके इकाई अंक में क्या संख्या आएगी, वो हो जाएगा 2। अब इसको जैसा भी चाहें भाग दे सकते हैं। अगर आपको मन करे कि 9 से 63 पहले हम कर लें, 5 या 15 कर लें, फिर उसमें 4 से भाग देंगे तब भी होगा, अलग अलग देंगे तब भी होगा, जैसे करना है वैसे कीजिए, हमको उत्तर से मतलब है। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसा पूछता है। किसी पूर्णांक वर्ग संख्या में कभी भी इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है। यानी कह रहा है कि जब हम किसी संख्या को पूर्ण वर्ग करेंगे तो उसके जो इकाई स्थान रहेगा वहाँ पे कौन सा संख्या कभी नहीं हो सकता है। जैसे हम 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो 1 का मान 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी हमारा 4 होता है, हम सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे। 3 का करते हैं, 3 का स्क्वायर में हमारा 9 होता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 तो 6 होता है इकाई अंक। 5 का करेंगे तो 5 पचे 25 इकाई अंक हमारा 5 होता है। 6 का करेंगे तो 6 चौके 36 इकाई अंक हमारा 6 ही होता है। उसी तरह 7 का करेंगे तो 37 49 इकाई अंक में 9 होता है। 8 का करेंगे तो 88 64 का 4 इकाई अंक 4 होता है। 9 का करेंगे 9 9 में 81 इकाई अंक 1 होता है। और फिर 10 का करेंगे तो इकाई अंक हमारा 0 आ जाता है। हमको दूसरी संख्या से मतलब नहीं है, हमको देखना है सिर्फ इकाई अंक। तो हम देखते हैं किसी भी संख्या को जब हम वर्ग करते हैं तो कौन कौन सी संख्या हमको इकाई अंक पे मिलता है। 1 मिलता है, सही है, 1 है। 2 कहीं है, नहीं है, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो इकाई अंक पर नहीं हो सकता है। 3 है क्या, 3 भी नहीं है, तो 3 नहीं हो सकता इकाई अंक के स्थान पर। 4 बिल्कुल है मौजूद, 5 बिल्कुल मौजूद है, 6 4 में भी है, 6 में भी है। 7 है क्या, 7 भी हमारा नहीं है इकाई अंक पे, तो 7 नहीं हो सकता है। 8 है क्या, तो 8 भी नहीं है, तो 8 भी नहीं हो सकता। 9 है क्या, तो 9 तो हमारा मौजूद है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। 1 तो हमने लिख लिया, और 0 तो है। यानी 4 ऐसी संख्या है कि जिसका हम अगर वर्गमूल निकालेंगे और अगर इकाई अंक में इन चारों संख्याओं में से कोई एक रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। या यूँ कहिए
कि अगर किसी संख्या को हम वर्ग करेंगे तो उसके इकाई अंक में ये चारों संख्या किसी भी कीमत पर कभी नहीं हो सकती है। वो क्या क्या है? 2, 3, 7, 8। यहाँ पे चूँकि ऑप्शन नहीं दिया है, तो जो भी ऑप्शन रहता, 2 रहता तब भी सही हो जाता, 3 रहता तब भी सही हो जाता, 7 रहता तब भी सही हो जाता, और 8 रहता तब भी वो सही हो जाता। किसी पूर्णांक वर्ग संख्या में कभी भी इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता है? तो 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता है। अब ऐसा ऑप्शन आपको देगा ही नहीं कि 2 भी है और 3 भी है, नहीं, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इन चारों में से कोई एक ही रहेगा, बाकी और जो 3 ऑप्शन रहेंगे वो इन चारों में से नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज की वीडियो में क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से जान लिया है कि संख्याओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, किस किस नाम से उसको पुकारा जाता है। इस पर हम लोगों ने कुछ प्रश्न भी हल किए, और हम लोगों ने साथ ही यूनिट डिजिट्स के कंसेप्ट को भी समझा है कि इकाई अंक किस तरह से निकाला जाता है। आगे और भी जब हम सवाल बनाएंगे तो यूनिट डिजिट्स के बहुत सारे प्रश्न आएंगे, हम उनको हल करेंगे। बाकी ये 4 हमारे अब भी बचे हुए हैं, हम इनको अगले वीडियोज में बनाकर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आप अपनी तैयारी में जोरदार तरीके से लगे रहिए, और JSSC का जो भी एग्ज़ाम है उसको एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।